रिबॉर्न ऑफ हर क्रूल हस्बैंड। एपिसोड 15। अब आगे। तुमसे बात कर रहा था ना मैं। मेरे पूरी बात सुने बिना तुम मुझे खुद से दूर धकेल कर जाओगी तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। रात्रि के गाल को अपने हथेली में भरकर सर्वाक्ष उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद करीब लाते हुए बेहद सर्द आवाज में मगर धीरे से उससे सवाल कराए। रात्रि गुस्से से सर्वाक्ष को ही घूर रही थी। उसने पहले सर्वाक्ष के हाथ को अपने गाल से झटकाया, फिर एकदम से उसके होंठों पर अपना दांत गड़ा दिए। आह, बीवी! उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष एकदम से कराह उठाया, लेकिन एक बार काटने से रात्रि का गुस्सा शांत कैसे होने वाला था। उसका ये बीस्ट हस्बैंड न सिर्फ उसे गुस्सा दिलाया था बल्कि बुरी तड़पा कर रोने पर मजबूर किया था। सर्वाक्ष अपने निचले होंठ को अपने उंगलियों से सहलाता कि तभी रात्रि ने उसके कालक को कसके पकड़कर अपने तरफ खींचा, जिससे सर्वाक्ष उसके चेहरे के बेहद करीब झुक गया। वही गुस्से से तमतमा उठी उसकी बीवी ने अपना चेहरा थोड़ा टेढ़ा कर उसके गर्दन में फिर से दांत गड़ा दिए। आह! सर्वाक्ष के मुंह से फिर से चिक निकली। वही रात्रि के नजर अब सर्वाक्ष के गालों पर आ गई थी। वह गुस्से से उसके गालों पर भी अपने दांत गड़ाने लगी। सर्वाक्ष खड़े खड़े बस कराते हुए रात्रि को घूर रहा था, क्योंकि उसकी यह नक्चर बीवी ने उसका ही ट्रिक अपना लिया था। जब भी रात्रि सर्वाक्ष को तंग कर गुस्सा दिलाती थी तब तब सर्वाक्ष ऐसे ही उसके पूरे चेहरे पर ऐसे होंठ घुमाते हुए उसे काटने लगता था। वही रात्रि की इस हरकत से सामने खड़े रिजुल ठाकुर, एकांश, मौली और रवीश अजीब सा एम्ब्रेसिंग फील कर रहे थे। वह रात्रि और सर्वाक्ष से नजरें हटाकर इधर उधर देखने भी लगे थे, लेकिन सर्वाक्ष का आह भरते हुए करहाना उन्हें और एम्बरसिंग करा रहा था। थोड़ी देर बाद रात्रि रुककर सर्वाक्ष को घूरने लगी। सर्वाक्ष अब उसे बिना भाव के देख रहा था। उसके आंखों में अब न गुस्सा झलक रहा था और न ही प्यार का कोई भाव। वही रात्रि की गुस्सैल आंखों में अब मोटे मोटे आंसू भर गए थे। वह रोते हुए उसके गले लगकर बोली, अंडस्को कब से आपका इंतजार कर रही थी, आपको पता भी है। जब वो दोनों दरिंदे मुझे घसीट कर अपने कार में फटक के किडनैप कर ले जा रहे थे, तब मेरे रूह भी डर से आपका नाम लिए जा रहा था। जब उस लड़के ने मुझ पर हाथ उठाया तब मेरे दिल दर्द से चिल्लाते हुए सिर्फ आपको ही आवाज लगा रहा था। अक्ष, और आप कह रहे हैं कि मुझे आपकी जरूरत ही नहीं है। कैसे कहा आपने ये? आपको पता है मुझ में सिर्फ आप बसे हुए हैं और आपके बगैर मुझसे एक पल भी नहीं रहा जाता, लेकिन आपने। उद्धरण चिन्ह। रात्रि सर्वाक्ष के सीने में अपना सर टिका कर बस रोते हुए बोले जा रही थी, लेकिन उसका पूरा शरीर कांपते हुए गर्म हो रहा था, तो वही उसकी आवाज भी लड़खड़ाने लगी थी। वह अपनी डगमगाती आवाज में सर्वाक्ष से शिकायतें कर रही थी। तभी सर्वाक्ष उसे अपने बाहों में झकड़ते हुए कहा, अंडस्को आई एम सॉरी। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि अपना सर ऊपर कर सर्वाक्ष को देखने लगी। तभी सर्वाक्ष रात्रि के आंसुओं से भरे चेहरे पर उसके कुछ लटों को उसके कान के पीछे सरकाया जो उसके गाल पर ही चिपक गए थे। वही सर्वाक्ष फिर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अंडस्को घर चले। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष का ये सवाल सुन रात्रि मुड़कर रिजुल ठाकुर और एकांश को देखने लगी। सर्वाक्ष का सवाल सुन रिजुल ठाकुर का चेहरा पल भर में ही गुस्से से भर गया था। वह चाहे कुछ भी हो जाए अपनी बेटी को आज खुद से अलग होकर जाने नहीं दे सकता था। वह गुस्से से बोला, अंडस्को सर्वाक्ष खुराना, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें अपनी बेटी को यहाँ से ले जाने दूंगा? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष की दांत भींच गए। वह भी गुस्से से बोला, अंडस्को मैं यहाँ से अपनी लीगल वेडेड वाइफ को ले जा रहा हूँ मिस्टर रिजुल ठाकुर। मैं भी देखता हूँ मेरी बीवी को यहाँ से ले जाने से आप कैसे रोकते हैं। उद्धरण चिन्ह। एकांश और रिजुल ठाकुर गुस्से से उसे घूरने लगे। वही रात्रि कभी एकांश और रिजुल ठाकुर को देखती तो कभी सर्वाक्ष को। रात्रि की आंखें इस वक्त दो अलग अलग दुनियाओं के बीच झूल रही थी। एक और उसका बाप रिजुल ठाकुर, जो उसे सालों बाद अब जाकर मिला था, और दूसरी ओर सर्वाक्ष, जो उसका वजूद बन गया था। उसके रूह में शामिल वह इंसान उसके धड़कनों में भी बस चुका था। रात्रि धीरे से सर्वाक्ष के सीने पर हाथ रखकर सर्वाक्ष का ध्यान को अपने ओर खींचा, जो रिजुल को घूरने में बिजी था। सर्वाक्ष अपना सर झुकाकर रात्रि को देखने लगा। रात्रि बोली, अंडस्को अक्ष, प्लीज शांत हो जाए न, मैं डैड से बात करूंगी। सर्वाक्ष का ऑरा एकदम से काला पड़ गया। वह वार्न भरा लुक देते हुए रात्रि से कहा, अंडस्को अगर तुमने अपनी बाप की वजह से मुझसे अलग होने का फैसला। पूर्ण विराम। सर्वाक्ष गुस्से से अपने एक एक बात को भी चबाते हुए अभी बोल ही रहा था कि तभी रात्रि ने उसके होठों पर अपने मुलायम सी उंगलियों को रखकर अपना सरना में हिला दिया, जैसे वह कहना चाह रही हो कि वह गलत सोच रहा है। अपने होंठों पर रात्रि की उंगलियां महसूस कर सर्वाक्ष एकदम से शांत हुआ। वह फिर उसके उंगलियों को चूम कर उसके उस हाथ को अपने हाथ में फंसाकर उससे बेचैन भरी आवाज में कहा, अंडस्को सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह।
रात्रि ने अपना सर हिलाया, फिर रिजुल के पास गई। रिजुल ठाकुर अभी भी गुस्से से सर्वाक्ष को देख रहा था। वह रात्रि को अपने करीब आता देख सख्ती से बोला, अंडस्को, मैं तुम्हें इसके साथ हरगिज नहीं जाने दे सकता रात्रि। मैं किसी को भी खुद से अपनी बेटी को अलग करने नहीं दूंगा। तभी रात्रि बोली, अंडस्को, आप ये क्यों सोच रहे हैं कि सर्वाक्ष मुझे आपसे अलग करेंगे? उद्धरण चिन्ह। रिजुल के पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसे यह बात सच जरूर लग रही थी। तभी रात्रि रिजुल के दोनों हाथ पकड़कर धीमी स्वर में रिजुल से बोली, अंडस्को, क्या आप चाहते हैं कि मैं भी मम्मा की तरह अपने कोख में बच्चा लेकर अपने पति से दूर हो जाऊं? क्या आप यही चाहती है कि मैं बिल्कुल मम्मा की तरह सर्वाक्ष को तकलीफ देते हुए खुद भी तड़पते रहूं, जैसे उन्होंने आपसे अलग होकर आपको तकलीफ दिया था और खुद भी तड़पा था? उद्धरण चिन्ह। रात्रि की यह सारे सवाल रिजुल को एकदम स्पीचलेस कर दिया। रिजुल और किंजल जब रात्रि के उम्र के थे, तब किंजल अपने कोख में बच्चा लेकर रिजुल से अलग हो गई थी। एक दूसरे से अलग होकर वह दोनों एक एक पल भी एक दूसरे के लिए तरसते हुए काटा कैसे था, यह उन्हें ही पता था। रिजुल को कुछ भी ना कहता देख रात्रि ने आगे कहा, अंडस्को, आपसे अलग होकर कुछ वक्त तक तो मम्मा जी गई डैड, लेकिन मुझ में इतना हिम्मत नहीं है। मेरी सांसें मेरे अक्ष से जुड़ी हुई है, उनके रहने की वजह से मेरा दिल धड़कता है। मैं उनके बगैर मर जाऊंगी डैड। एल। रात्रि। उद्धरण चिन्ह। रात्रि अभी रिजुल को समझा ही रही थी कि तभी अचानक से सर्वाक्ष उस पर चिल्ला उठाया। इस लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह मरने की बात करने की? रात्रि ने जो अभी अभी मरने वाली बात की थी, वह सर्वाक्ष को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो उसे गुस्से से घूरने लगा, तो वही रात्रि का मुंह बन गया था। वो मुड़कर सर्वाक्ष को डांटते हुए बोली, अंडस्को अक्ष, मैं डैड से बात कर रही हूं ना। सर्वाक्ष के दांत भींच गए। वो तंज भरी लहजे में बोला, अंडस्को, तुम बात कर रही हो या भीख मांग रही हो? वैसे भी तुम्हें इस तरह मरने वरने की बात करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बीवी हो रात्रि, मैं हक से तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। तुम्हें किसी से इस तरह भीख मांगने की जरूरत नहीं है, समझी? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने ये गुस्से से घुर्राते हुए कहा। फिर वो नफरत से रिजुल को देखने लगा। वही रिजुल के आंखें सिकुड़ गए थे। रात्रि ने सर्वाक्ष के बात को इग्नोर किया, फिर रिजुल से बोली, अंडस्को डैड, आप मेरी बात समझ रहे हो ना? उद्धरण चिन्ह। रिजुल रात्रि के ओर देखने लगा। रिजुल को अब तक समझ आ गया था कि उसकी बेटी उस गैंगस्टर से कितना प्यार करती है। उसकी बातों में जितना गहराई थी, वह सर्वाक्ष के प्रति प्यार को बयां कर रही थी। वैसे उनका ये प्यार अब प्यार कहाँ रह गया था? वह अब जिद और जुनून में बदल गए था। वह बस तो जिस्माई जान बन गए थे। रिजुल बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उसकी मां किंजल की तरह अपने कोख में बच्चा लिए पति के बिना रहे। वो नहीं चाहता था कि रात्रि के पेट में पल रहे उसके पोता या पोती बिना बाप के प्यार के पले। लेकिन रिजुल को उसकी बेटी सालों तक इंतजार करने के बाद अब मिली थी। वो उसके साथ कुछ पल बिताना चाहता था, लेकिन इस कारण वो रात्रि को उसके प्यार से अलग भी नहीं करना चाहता था। रिजुल ने रात्रि के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, अंडस्को, ठीक है बच्चा, अगर तुम्हारी खुशी इस गैंगस्टर में है तो मैं तुम्हारी खुशियों के बीच कभी नहीं आऊंगा, लेकिन मैं तुमसे जब मन चाहे तब मिलने आ सकता हूँ। इसमें मैं कोई रोक टोक बर्दाश्त नहीं करूंगा। बोलते हुए रिजुल सर्वाक्ष को गुस्से से देखने लगा, क्योंकि सर्वाक्ष ने 2 दिन पहले ही उसे रात्रि से मिलने नहीं दिया था। वो रात्रि के जन्मदिन पर कितने उम्मीदें लिए उससे मिलने गया था, लेकिन सर्वाक्ष ने उसे अपनी बेटी का चेहरा तक देखने नहीं दिया था। रिजुल को अपनी बात मानता देख रात्रि की चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वह उसके जोर से गले लगकर बोली, अंडस्को, थैंक यू डैड। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। रिजुल हल्के से मुस्कुराते हुए उसके बालों पर हाथ फिराने लगा। रात्रि मुस्कुराते हुए रिजुल के सीने में अपना सर टिकाए सर्वाक्ष को देखने लगी। सर्वाक्ष उसे तीखी नजरों से घूर रहा था। जाहिर सी बात थी, उसे रात्रि का इस तरह रिजुल से चिपकना अच्छा नहीं लग रहा था। वही उसके बगल में खड़े रवीश ये फैमिली ड्रामा देखते हुए बोर हो रहा था। वह वही घूमते हुए रिजुल के आलीशान विला को देखने लगा। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगाए हुए एक तस्वीर पर गई, जिसमें एक मिडिल एज का तस्वीर था। रवीश को ऐसा लग रहा था कि वह इस तस्वीर को पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कहाँ, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। ध्रुव का हॉस्पिटल। जनरल वार्ड में मीरा अपने पेशेंट्स का चेकअप कर रही थी। तभी वहां एक नर्स भाग कर आते हुए बोली, अंडस्को, डॉक्टर मीरा, वार्ड नंबर 6 के पेशेंट का तबीयत अचानक से बिगड़ गया है, वह सांस भी नहीं ले रहे हैं। व्हाट? मीरा हैरानी से उसे देखते हुए चिल्लाई, फिर जल्दी से उस नर्स के साथ उस वार्ड में चली गई। वार्ड नंबर 6 में जिस पेशेंट को एडमिट किया था वह एक मिडिल एज का आदमी था, जो इस वक्त तेज तेज सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे लिया नहीं जा रहा था। मीरा जल्दी से आकर उसे चेक करती, उससे पहले ही उस आदमी ने दम तोड़ दिया।
मीरा एकदम से हैरानी से उस आदमी को देखने लगी। थोड़ी देर पहले इस आदमी का उसने रिपोर्ट देखा था, वह बिल्कुल फिट एंड परफेक्ट था और कल ही उसका डिस्चार्ज भी होने वाला था, लेकिन अचानक से अभी उसका मौत हुई थी। मीरा उन्हें ठीक से चेक करने लगी। तभी वार्ड में आकर एक और नर्स बोली, अंडरस्कोर डॉक्टर मीरा, जनरल वार्ड में आपके जितने भी पेशेंट्स हैं, सब सांस लेने तक तड़प रहे हैं, सबकी तबीयत एक साथ बिगड़ गई है, जल्दी आइए। बोलते हुए वह नर्स भाग गई। अलमीरा फिर हैरानी से उस नर्स के पीछे ही भाग गई, लेकिन जैसे ही जनरल वार्ड में कदम रखी उसके हाथ पैर कांप गए। वह भी एक एक के पास जाकर चेक भी करती, उससे पहले ही उसके सारे पेशेंट्स दम तोड़ रहे थे। तभी एक सीनियर डॉक्टर चिल्लाते हुए मीरा के पास आकर कहा, अंडरस्को व्हाट्स रॉन्ग विद यू मीरा, एक साथ 15 पेशेंट्स की डेथ सिर्फ 15 सेकंड में हुई है, इतना लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम। उद्धरण चिन्ह। मीरा को ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पैरों तले जमीन को खींच लिया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो गया, क्यों एक साथ अपने पेरेंट्स की डेथ हो गई। वह सीनियर डॉक्टर एक एक को चेक करने लगा, लेकिन किसी में भी कोई जान नहीं बचा था। सबके सांसें रुक सी गए थे। वही मीरा खड़े खड़े ही कांप उठी। तभी वह सीनियर डॉक्टर आकर मीरा पर चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को कल जब इनके परिवार वाले आएंगे तब आप क्या जवाब देंगे डॉक्टर मीरा। अगर आपको ठीक से पेशेंट का ध्यान नहीं रखा जाता है तो आप हॉस्पिटल ज्वाइन क्यों की, इतने लोगों की मौत एक साथ, इन सब की जिम्मेदार आप ही है मीरा। कल सुबह जो भी तमाशा होगा उन सब के लिए खुद को तैयार करिए। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, अंडरस्कोर डॉक्टर अविनाश, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था जो इन सब की जान खतरे में आ जाए, प्लीज ट्रस्ट मी। मैंने उद्धरण चिन्ह। आपके सामने पेशेंट्स की लाशें पड़ी है डॉक्टर मीरा, ये सब पेशेंट्स हैं जो अब आपकी वजह लाश बनी है। कल जो होगा वह देखा जाएगा, पहले जाकर इन सब की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। इतना बोलकर वह डॉक्टर वहां से चला गया। वही मीरा की सांसें ही अटक गए थे। वह अपने सारे पेशेंट्स को देखते हुए रोने लगी थी। तभी उसे ध्रुव का ख्याल आया। वह ध्रुव को कॉल करने लगी, लेकिन उधर से ध्रुव ने उसका कॉल पिक ही नहीं किया। वह रोते हुए वह काम करने लगी जो अभी अभी डॉक्टर अविनाश कहकर गया था। ठाकुर मेंशन। सर्वाक्ष और रवीश इस वक्त एक तक रात्रि और रिजुल को देख रहे थे। उनकी चेहरे पर इस वक्त बोरियत साफ साफ नजर आ रहा था, या यूं कहे कि वह उन्हें बोरियत से ही देख रहे थे। ठाकुर मेंशन। सर्वाक्ष और रविश दोनों ही इस वक्त बड़े ही बोरियत से रिजुल ठाकुर और रात्रि को देख रहे थे। वो दोनों बाप बेटी इस वक्त एक दूसरे पर खूब प्यार लुटाते हुए कभी मस्ती कर रहे थे तो कभी इमोशनल होकर रोते हुए एक दूसरे के गले लगा रहे थे। वही रिजुल ठाकुर के बगल में खड़े एकांश बिना किसी के नजरों में आए ही रात्रि को देख रहा था। रात्रि ने थोड़ी देर पहले उसके गाल पर बेरहमी से चांटा मारा था, जिसका उम्मीद ना उसे था और न ही रिजुल ठाकुर को था। और रात्रि पहली लड़की थी जो उस बेरहम माफिया डॉन के गाल पर थप्पड़ मारने की हिम्मत की थी। लेकिन ये भी पहली बार था कि इस तरह किसी के मारने से एकांश को गुस्सा भी नहीं आया था। एकांश रात्रि को देखते हुए अपने मन में ये भी सोच रहा था कि क्यों वो रात्रि को सर्वाक्ष से पहले नहीं ढूंढा। काश कुछ वक्त पहले ही वो रात्रि को ढूंढ लेता तो वह जी जान लगाकर उसे अपना बना चुका होता। क्योंकि रिजुल उसे हमेशा यही कहा करता था कि उसे अपनी बेटी मिलते ही वह उसकी शादी एकांश से करा देगा, लेकिन उन दोनों ने रात्रि तक पहुंचने में ज्यादा ही देर कर दिया था। अगर वह दोनों सर्वाक्ष से पहले ही रात्रि तक पहुंचते तो भी रात्रि एकांश को अपनाती नहीं, क्योंकि उसे अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद था। अगर सर्वाक्ष उसे किडनैप कर उससे जबरदस्ती शादी करने नहीं भी सोचता तो भी रात्रि सर्वाक्ष को ढूंढ निकाल कर उसी से शादी करती। क्योंकि उसे सर्वाक्ष से प्यार करने का, अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिला था, उसका पुनर्जन्म हुआ था। एकांश मन ही मन अब अफसोस कर रहा था, लेकिन रात्रि अब न सिर्फ शादीशुदा थी बल्कि वो अब माँ भी बनने वाली थी। वही सर्वाक्ष अब बार बार घड़ी में टाइम देखते हुए रात्रि को घूरने लगा था। ये लड़की कब से रिजुल से बातें करने में लगी हुई है, उसे याद भी है उसका पति उसका कब से इंतजार करते हुए वही बैठा है। सर्वाक्ष का जबड़ा कस गया, क्योंकि वह वहां बैठे बैठे इग्नोर होते जा रहा था। सर्वाक्ष रात्रि से कठोर आवाज में बोला, अंडस्को बीवी, तुम्हें याद भी है मैं इस वक्त ही हूँ। सर्वाक्ष के सवाल सुनकर रात्रि और रिजुल एक साथ सर्वाक्ष की ओर देखने लगे। वही सर्वाक्ष का चेहरा अब पूरी तरह चिढ़ा हुआ नजर आ रहा था, वो सच में चिढ़ गया था। तभी रात्रि ने सवाल किया, अंडस्को आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं अक्षा, मैं तो बस डैड से 2-4 बातें कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। रात्रि के आखिरी लाइन सुनकर रविश की आंखें फटी की फटी रह गई। तो वही सर्वाक्ष का गुस्से से एक आईब्रो रेंज हो गया था। वो रिजुल को देखते हुए तंज भरी लहजे में रात्रि से बोला, अंडस्को 2-4 बातें, पिछले 3 घंटे से तुम दोनों चप चप करते हुए दुनिया भर की बातें कर ली और तुम कह रही हो कि
सर्वाक्ष बोलते बोलते रुक गया क्योंकि उसकी नक्चर बीवी ने अचानक से अपना चेहरा रुबासा सा बना लिया था। वो अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए सर्वाक्ष को ही टुकुर टुकुर देखने लगी थी। सर्वाक्ष को यह समझने में बिल्कुल देर नहीं लगा कि अगर उसने आगे एक शब्द भी रात्रि से कहा तो उसकी यह बीवी रोने लग जाएगी। सर्वाक्ष एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अंडरस्को ओके फाइन, पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष इतना बोलकर उठ के वहां से बाहर जाने लगा। ये देख रात्रि की आईब्रोज आपस में ही जुड़ गए। क्या सर्वाक्ष उससे गुस्सा होकर बाहर जा रहा है? कहीं वह अकेले तो घर के लिए निकल नहीं रहा? ये सोचते ही रात्रि का चेहरा एकदम से पिला पड़ गया। रात्रि बेचैनी से उठकर सर्वाक्ष के पीछे ही जाकर उसे रोकते हुए बोली, अंडरस्को सर्वाक्ष, आप कहाँ जा रहे हैं? रात्रि का सवाल सुन सर्वाक्ष मुड़कर रात्रि को देखने लगा। रात्रि ज्यादा ही परेशान लग रही थी और उसकी लड़खड़ाती आवाज भी उसकी डर और बेचैनी को अच्छे से बयां कर गया था। सर्वाक्ष को भी अच्छे से समझ आ गया कि उसकी बीवी अचानक से इतना परेशान क्यों हो गई। वो बोला, अंडरस्को तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जा रहा बीवी, बस मुझे एक कॉल करना है इसीलिए बाहर जा रहा हूँ। रात्रि ने जैसे ही यह सुना वह एक राहत भरी सांस ली। वही सर्वाक्ष उसे ही देख रहा था। वह फिर अपना सरनामे हिलाते हुए वहां जाने को मुड़ा कि तभी रात्रि फिर से उसे रोकते हुए बोली, अंडरस्को अक्ष, सुनिए ना, उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष मुड़कर रात्रि की ओर ना समझी देखने लगा। वही रात्रि अपने चेहरे पर सिल्ली स्माइल लिए उसके बेहद करीब आकर सर्वाक्ष के शर्ट के स्लीव्स को खींचते हुए धीमी आवाज में बोली, अंडरस्को अक्ष, वो मैं कहना चाह रही थी कि आज रात हम यही डैड के घर रुकते हैं। रात भी काफी हो गई है और मेरा इस वक्त ट्रेवल करने का बिल्कुल मन नहीं है। सर्वाक्ष रात्रि को जवाब देने के बजाय अपने आंखें छोटी कर उसे घूरने लगा। भले ही अब रात बहुत हो गई थी लेकिन वह वहां रुकना नहीं चाहता था। वही रात्रि आस भरी नजरों से एक टक सर्वाक्ष को देख रही थी। सालों बाद आज उसे उसका बाप मिला था तो वह आज उनके पास ही रुकना चाहती थी। लेकिन सर्वाक्ष के चेहरे के बिगड़े हुए हाव भाव को देखकर उसे लग रहा था कि सर्वाक्ष बिल्कुल उसकी बात मानना नहीं चाहता है। तभी रात्रि इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए बोली, अंडरस्को आपको सच में मुझसे अब प्यार नहीं रहा ना अक्ष? मैं आपसे चाहे कुछ भी मांगू, आप देना तो दूर, उस बात का जिक्र भी नहीं करने देते, बस अपना गुस्सा दिखाते हुए मेरे मुंह बंद करवा देते हैं। मुझे सब समझ आ रहा है अक्ष, आपका प्यार दिन ब दिन मुझ पर कम होते जा रहा है। नहीं नहीं, आप तो अब मुझसे प्यार ही नहीं करते। सर्वाक्ष का चेहरा रात्रि की आखिरी लाइन सुनकर एकदम से काला पड़ गया। वह अपना सर टेढ़ा कर अपने गर्दन मसलते हुए रात्रि को बेहद सर्द नजरों से देखने लगा तो रात्रि एकदम से सहम कर अपना सर झुका लिए। सर्वाक्ष का औरा देख रात्रि को समझने देर नहीं लगा कि वह अपने बीस्ट हस्बैंड को गुस्सा दिला दी है। वह भी जानती थी वह उससे कितना प्यार करता है, कितना पागलों की तरह उसे चाहता है। लेकिन सर्वाक्ष से अपनी बात मनवाने उसे यही सही लगा तो उसने जो मुंह में आया वह बोल गई। तभी सर्वाक्ष ने बेहद ठंडेपन से उससे पूछा, अंडरस्को क्या कहा तुमने? मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ठीक है, अगर तुम्हें यही लगता है तो यही सही, मैं तुमसे प्यार नहीं करता रात्रि, अब खुशल। सर्वाक्ष भले ही गुस्से से ये सब बोल रहा था लेकिन ये बोल वह अपने जुबान में लाते लाते अपने दिल में कितना दर्द महसूस किया वह सिर्फ वही जानता था। वही रात्रि का दिल में भी अजीब सा हलचल सा उठ गया था। वह भी जानती थी कि सर्वाक्ष ने ये सब गुस्से में कहा लेकिन उसे अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। वह एकटक सर्वाक्ष के आंखों में देखने लगी। सर्वाक्ष उसे बेहद नाराजगी से देख रहा था। वह फिर उसे इग्नोर कर रिजुल के पास जाकर कहा, अंडरस्को हम आज रात यही रुकना चाहते हैं। रिजुल ने अपना सर हिलाते हुए मौली और एकांश को सर्वाक्ष और रवीश को कमरा दिखाने का इशारा किया। सर्वाक्ष मौली के साथ रात्रि के कमरे की तरफ गया तो वही रवीश को एकांश अपने साथ रूम दिखाने ले जाने लगा। रवीश सीढ़ियों से होकर उसके पीछे जा रहा था कि तभी उसकी नजर फिर से उस मिडिल एज आदमी की तस्वीर पर गई जो वह थोड़ी देर पहले पूरे विला को घूमते घूमते देखा था। रवीश को उस आदमी का चेहरा जानी पहचानी सा लग रहा था। उसने कहीं तो इस इंसान को देखा है लेकिन कहा उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। वह एकांश से पूछा, अंडरस्को वह आदमी कौन है? उद्धरण चिन्ह। एकांश रुककर रवीश को सवालिया निगाहों से देखा फिर रवीश के नजरों को फॉलो करते हुए दीवार पर टंगाए हुए तस्वीर को देखने लगा। वह एकांश का बाप अव्यक्त आर्यन था जो रिजुल की तरह ही माफिया डॉन था। एकांश ने सख्ती से रवीश से कहा, अंडरस्को तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है। रवीश का एक आईब्रो रेंज हुआ। वह उसे घूरते हुए बोला, अंडरस्को बताने में आठ कौन सा तुम्हारा नुकसान होने वाला है? वैसे भी मैं तुमसे तुम्हारे बाप के बारे में तो नहीं पूछ रहा। उद्धरण चिन्ह। एकांश के दांत भींच गए। वह गुस्से से उससे कुछ कहता कि तभी पीछे खड़े रिजुल एकटक अव्यक्त आर्यन का तस्वीर देखते हुए कहा,
अंडस्को यह एकांश के डैड है अव्यक्त आर्यन, द माफिया डॉन। रवीश और एकांश मुड़कर रिजुल की तरफ देखने लगे। एल जो अपने चेहरे पर बड़ा ही घमंडा भरा भाव लिए अव्यक्त की तस्वीर को देख रहा था। रवीश को उस आदमी का नाम सुनने के बाद भी याद नहीं आया कि उसने अव्यक्त आर्यन को कहाँ देखा है। वह फिर आगे कोई सवाल नहीं किया। वही रात्रि एकटक अपने रूम की तरफ देख रही थी। एल जहाँ अभी अभी उसका अक्ष गया था। सर्वाक्ष ने ऐसा कैसे कहा कि वह उससे प्यार नहीं करता। रात्रि को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। एल उसका दिल अंदर ही अंदर उसका जवाब सुन तड़प उठा था। वह फिर रूम की तरफ जाने को हुई कि तभी रिजुल ने उसे रोकते हुए कहा, अंडस्को रात्रि बच्चा, तुम्हें तो अभी भी भूख लग रही थी ना? चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ उद्धरण चिन्ह। रिजुल अपनी बात पूरा भी करता उससे पहले ही रात्रि अपना सर ना में हिलाकर उसकी बात को रोकते हुए बोली, अंडस्को नहीं डैड, अभी मुझे भूख नहीं है, रात बहुत हो गई है, आप भी जाकर सो जाइए। रिजुल रात्रि के करीब आकर उसके माथे पर प्यार से चूमते हुए कहा, अंडस्को आज मैं सुकून से सो जाऊंगा, गुड नाइट बच्चा। रात्रि मुस्कुराकर बोली, अंडस्को गुड नाइट डैड। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि फिर अपने रूम की तरफ चली गई। रूम में सर्वाक्ष इस वक्त किसी से बात करते हुए रूम में इधर उधर टहल रहा था। तभी रूम में आई रात्रि ने उसे गुस्से से एक नजर घूरा, फिर धड़ाम से डोर को क्लोज किया ताकि सर्वाक्ष का ध्यान उस पर आ जाए। हुआ भी ऐसा ही था। सर्वाक्ष फोन पर बिजी था, लेकिन रात्रि को इस तरह दरवाजा बंद करता देख वह मुड़कर रात्रि को देखने लगा था। वही रात्रि उसे अभी भी गुस्से से घूर रही थी। सर्वाक्ष ने कहा, अंडस्को आई विल कॉल यू लेटर। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष इतना बोलकर कॉल को काटा। फिर रात्रि को देख अपना एक आईब्रो उचकाते हुए उसे इशारों में ही पूछा, अंडस्को व्हाट? उद्धरण चिन्ह। रात्रि के दांत भींच गए। वह गुस्से से घुराते हुए उसके करीब आकर बोली, अंडस्को नीचे आप मुझसे क्या कहकर आए सर्वाक्ष? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष उसे इग्नोर कर बेड पर बैठते हुए बेफिक्री से कहा, अंडस्को वही कहा जो तुम सुनना चाहती थी। रात्रि अपने कमर में दोनों हाथ रखकर सर्वाक्ष को खा जाने वाले नजरों से घूरती रही, फिर वही रखे सारे पिलोज उठाकर वह उस पर फेंकने लगी। सर्वाक्ष अपने जगह में बैठे एकटक उसे ही देख रहा था। वह फिर उसे एक ही झटके में अपने ऊपर खींचा। रात्रि उसके ऊपर जा गिरी। वह फिर कुछ समझ पाती उससे पहले ही सर्वाक्ष उसे अपने नीचे लिए बेड पर लेट गया। रात्रि अब हैरानी से उसे ही अपने आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगी, क्योंकि सर्वाक्ष ने ये सब ज्यादा ही जल्दी जल्दी में किया था। वही सर्वाक्ष की नजर इस वक्त रात्रि के गाल पर थे, जहां इस वक्त उस लड़के के निशान बने हुए थे। वह उसके गाल को छूने को हुआ कि तभी रात्रि अपना मुंह फेरते हुए बोली, अंडस्को मुझे आपसे बात नहीं करनी अक्ष। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष गुस्से से रात्रि का चेहरा अपने तरफ घुमाकर सख्ती से कहा, अंडस्को और मुझे इस वक्त तुमसे लड़ना नहीं है, समझी? उद्धरण चिन्ह। रात्रि पहले उसे घूरकर देखी, फिर उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाए रुवासा सा आवाज में बोली, अंडस्को आपने ये क्यों कहा कि आप मुझसे प्यार नहीं करते? पता है आपकी यह बात मुझे कितना हट की? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष बिना कुछ कहे वैसे ही लेटा था। वह उसके बालों में हाथ फिराते हुए कहा, अंडस्को तुमने खुद मुझे ये बोलने पर मजबूर किया था बीवी, वरना मैं ये बात कभी नहीं कहता, क्योंकि मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ और जिस दिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार खत्म हुआ तो तुम समझ जाना कि सर्वाक्ष खुराना अब इस दुनिया में नहीं रहा। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। अक्ष। रात्रि बेचैनी से उसका नाम लिए चिल्लाए। वही सर्वाक्ष झुककर उसके माथे पर प्यार से चूमा, फिर उसके जख्मी गाल सहलाते हुए पूछा, अंडस्को क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। रात्रि अपने गाल से सर्वाक्ष का हाथ हटाकर उसी हाथ में अपने हाथ फंसाते हुए मासूमियत से बोली, अंडस्को थोड़ा सा दर्द अभी भी है अक्षर। सर्वाक्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था। जो कोई भी रात्रि पर हाथ उठाया था उसे आसान मौत तो सर्वाक्ष अब नसीब नहीं होने देने वाला था। वह झुककर रात्रि की गाल पर बेहद प्यार से चूमा। उसका ये प्यार भरा किस रात्रि के बदन में ऐसा सिहरन सा पैदा की जैसे एक ठंडे हवा का झोंका आकर उसके बदन से टकरा गई हो। रात्रि अपने आंखें बंद कर सर्वाक्ष के सीने में अपने उंगलियों से तिरकिन करने लगी। वही सर्वाक्ष भारी भारी से रात्रि के उसी गाल पर किस कर रहा था जहां उस लड़के की निशान बने थे। वह रात्रि को ऐसे चूम रहा था जैसे वह अपने होंठों के जरिए रात्रि के गाल में जो दर्द है वह निगल जाना चाहता हो। लेकिन उसके किस से रात्रि का दर्द कम तो नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ अजीब सा सुकून जरूर मिल रहा था। सर्वाक्ष उसके गालों को चूमते चूमते अपने होंठों को रात्रि के होंठों के किनारे ले आया। रात्रि आंखें बंद कर बस उसे फील कर रही थी। अब तक उसकी धड़कने भी तेज हो चुके थे। उसकी मुलायम सी उंगलियां धीरे धीरे सर्वाक्ष के शर्ट के बटन्स को खोलने लगे थे। रात्रि की मुलायम सी उंगलियां अभी भी सर्वाक्ष के सीने के आसपास तिरकिन करते हुए उसके शर्ट के बटन्स को अनबटन कर रहे थे।
वही उसके ऊपर झुके हुए सर्वाक्ष अपने होंठों को रात्रि के गुलाबी होंठों के आसपास बेहद सेंशुअली घुमा रहा था। रात्रि तेज तेज सांस लेते हुए मदहोश भरी नजरों से कभी सर्वाक्ष के नशे से चूर हुई आंखों में देखती तो कभी शर्म से लाल होते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ झुका ले रही थी। रात्रि की इन अदाओं से ही तो सर्वाक्ष घायल हो जाता था। वह रात्रि की उखड़ी सांसों की शोर सुनते हुए उसके होंठों के आसपास अपने होंठ घुमाते हुए प्रेस कर रहा था और उसका एक हाथ रात्रि के कमर में सरकने लगा था तो दूसरा रात्रि के हाथ में अपना हाथ फंसाकर उसे बेड पर दबा रहा था। सर्वाक्ष भले ही इस वक्त रात्रि के प्यार में डूबा हुआ नजर आ रहा था लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से से उसका दिल किस हद तक जल रहा था ये वही जानता था। वही रात्रि आहें भरते हुए सर्वाक्ष के सीने में अपने उंगलियां फिराने लगी थी। अब तक उसने उसके शर्ट के सारे बटन्स को खोल भी दिया था। वह अपनी मीठी सी आवाज में सर्वाक्ष का नाम ली। सर्वाक्ष मम। सर्वाक्ष रात्रि के चेहरे के हर एक इंच को भी चूमते हुए बस इतना ही गुनगुनाया। तभी रात्रि बोली, अंडस्को अक्ष, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ डेड के पास हूँ? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष रुक कर रात्रि की आंखों में देखने लगा। रात्रि उसे ही सावलिया निगाहों से देख रही थी। तभी सर्वाक्ष ने जवाब में कहा, अंडस्को, तुमने तुम्हारे डैड के नंबर से ही मुझे मैसेज किया था बीवी, मेरे लिए वह नंबर किसका है पता करने में देर नहीं लगा। सर्वाक्ष इतना बोलकर रात्रि की गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर किस करने लगा। वही रात्रि अब एकटक सीलिंग को घूर रही थी क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि सर्वाक्ष ने उसे अच्छे से और पूरा जवाब दिया है। सर्वाक्ष ने भले ही उसे अभी अभी सच ही कहा था लेकिन यह आधा अधूरा सच था। जब से सर्वाक्ष आउट ऑफ टाउन गया था तब से रात्रि को लग रहा था कि सर्वाक्ष को उसकी हर एक बात का खबर है, यहाँ तक कि सर्वाक्ष उसकी बातें भी सुन रहा है। क्योंकि रात्रि जब सर्वाक्ष को रिजुल ठाकुर के फोन में से मैसेज कर रही थी उस वक्त सर्वाक्ष ने उसे सीधे ये मैसेज किया था कि वह पिज्जा, बर्गर, फ्राइड चिकन जैसा बकवास कुछ भी नहीं खाएगी। उसने तो मैसेज में सर्वाक्ष यह नहीं पता था तो सर्वाक्ष को ये बात कैसे पता चला कि वह रिजुल को क्या बनाने कह रही थी? वही सर्वाक्ष के होंठ अब रात्रि के मंगलसूत्र के आसपास घूम रहे थे। तभी रात्रि उसके चेहरे को ऊपर उठाकर उसके आंखों में शक भरी नजरों से देखते हुए पूछी, अंडस्को, मुझे पूरा सच जानना है सर्वाक्ष। सर्वाक्ष के आईब्रोज आपस में ही जुड़ गए। वह ना समझी में उसे देखते हुए पूछा, अंडस्को, कौन सा सच? उद्धरण चिन्ह। रात्रि बोली, अंडस्को, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ थी? आपने कैसे कहा कि मैं यहाँ पिज्जा, बर्गर, फ्राइड चिकन खा रही हूँ? ऑफिस में भी आपने जब मुझे कॉल किया था तब आपने मुझसे ऐसी बातें की जैसे आप जानते थे कि मैं आपके बारे में ही सोचते हुए क्या बदबद रही थी। आप मुझ पर नजर रखे हुए थे लेकिन कैसे? उद्धरण चिन्ह। रात्रि की सवाल सुनकर सर्वाक्ष एकदम खामोश रहा। वही रात्रि उसके जवाबा का इंतजार करते हुए उसे ही देख रही थी। अचानक से सर्वाक्ष का चेहरा सर्द और ठंडा पड़ गया। वह बेहद ठंडेपन से उससे पूछा, अंडस्को, तो तुम मेरे गैर मौजूदगी में वह सारी बकवास चीजें खा गई जिसे मैंने तुम्हें खाने से सख्त मना किया था? रात्रि हैरानी से सर्वाक्ष को देखने लगी। सर्वाक्ष ये किस टॉपिक पर बात करने लगा? वह बोली, अंडस्को, आप पहले मेरे सवाल का। उद्धरण चिन्ह। रात्रि अपनी बात पूरा करती उससे पहले ही सर्वाक्ष उसके चेहरे के करीब झुककर सर्द आवाज में पूछा, अंडस्को, तुम्हें याद भी है तुम प्रेग्नेंट हो? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष का औरा देख रात्रि से कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। वह हकलाते हुए बोली, अंडस्को, वह मैं। अक्ष, वह। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष उससे अलग होकर लेटते हुए गुस्से से कहा, अंडस्को, ठीक है, करो जो तुम करना चाहती हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। रात्रि हैरानी से सर्वाक्ष को देखने लगी। वह उससे कुछ और जानना चाह रही थी और बात कही और आकर रुक गई थी। वही सर्वाक्ष मन ही मन हंस रहा था। उसका गुस्सा देख रात्रि के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह देखने लायक थे। उसे रात्रि बेहद क्यूट लग रही थी। असल में सर्वाक्ष इस वक्त रात्रि के सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था जिस वजह से उसने उसे अलग ही बात में उलझा दिया था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वह रात्रि से ये सब छुपाना चाहता है। बात ये था कि वह इस वक्त रिजुल ठाकुर के मेंशन में था। उसने जान तो लिया था कि रिजुल ठाकुर रात्रि के बाप है लेकिन उसे रिजुल ठाकुर पर या उसके जुड़े किसी भी आदमी पर उसका विश्वास नहीं था क्योंकि वह अभी तक ये नहीं जान पाया था कि रिजुल ठाकुर और क्रियांश जादव के बीच किस तरह का रिश्ता है। दोनों एक दूसरे के कितने करीब है, उनके बीच दोस्ती है या दुश्मनी। सर्वाक्ष को अभी भी रिजुल ठाकुर से जुड़ी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिला था। वही रात्रि अपना चेहरा छोटू सा बनाकर सर्वाक्ष को देख रही थी। वही सर्वाक्ष उससे दूरी बनाकर लेट गया था। वह उसके करीब गई, फिर उससे लिपटते हुए बोली, अंडस्को, मैंने ज्यादा नहीं खाया था अक्ष, बस थोड़ा सा, मुझे बहुत खाने का मन कर रहा था अक्ष, वरना मैं नहीं खाती। रात्रि की बात पर सर्वाक्ष ने कुछ नहीं कहा। तभी रात्रि अपना चेहरा ऊपर उठाकर सर्वाक्ष की ओर देखने लगी।
तभी सर्वाक्ष उसे अपने बाहों में जकड़ते हुए कहा, अंडस्को अब सो जाओ। रात्रि मुंह फुलाए बोली, अंडस्को आप इतनी सी बात पर मुझसे नाराज हो गए। उद्धरण चिन्ह। तभी सर्वाक्ष रात्रि को अपने नीचे कर खुद उसके ऊपर झुकते हुए कहा, अंडस्को मेरा फूला हुआ गुब्बारा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, अब सो जाओ। रात्रि उसकी इस बात का कोई रिप्लाई देती कि तभी सर्वाक्ष ने एकदम से उसके गुलाबी होंठों पर अपना जीभ फेरना शुरू कर दिया। रात्रि के बदन में एकदम से सिहरन सा दौड़ गया। उसके दोनों हाथ अचानक से बेडशीट में कस गए थे। सर्वाक्ष के होंठों का स्पर्श पाते ही वह लड़की कभी अपने मुंह खोलती तो कभी अपने उस गीले होंठों को अपने दांतों के भींच दबा देती। वही सर्वाक्ष अब रात्रि के टुरी के आसपास ही अपने होंठ घुमाते हुए किस कर रहा था। धीरे से रात्रि के दोनों हाथ अब सर्वाक्ष के गालों पर आ गई थी। धीरे धीरे रात्रि पूरी तरह मदहोश होकर सर्वाक्ष के बाहों में सिमटने लगी। ध्रुव का हॉस्पिटल। मीरा रोते हुए उन सारे पेरेंट्स का रिपोर्ट्स चेक कर रही थी जो थोड़ी ही देर पहले लाश बन गए थे। मीरा के जितने भी पेशेंट्स थे उनकी तबीयत में मीरा ने काफी सुधार लाई थी। कुछ ही दिन में वह उन्हें डिस्चार्ज के फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए भी कहने वाली थी, लेकिन उससे पहले उनके साथ इतना बड़ा अनहोनी हो गया था। मीरा अभी भी ध्रुव को बार बार कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ध्रुव उसका कॉल पिक नहीं कर रहा था। मीरा ने उसे अब तक बहुत सी टेक्स्ट मैसेज भी भेज चुकी थी, लेकिन उधर से ध्रुव ने उन्हें भी सीन नहीं किया था। रो रो कर अब मीरा का हालत खराब हो रहा था। वह यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि कल उसके साथ क्या होगा। उसका नाम, इज्जत सब पर दाग लग जाएगा तो क्या वह सब सह पाएगी। इतने सारे पेशेंट्स के मौत की जिम्मेदार उसे ही ठहरा जाएगा तो वह क्या जवाब देगी सबको। जब ध्रुव को पता चलेगा तो वह क्या रिएक्ट करेगा, वह उस पर भरोसा भी करेगा। मीरा अब परेशान हो गई थी। वही डॉक्टर शालिनी इस वक्त उसके बगल वाले वार्ड में थी। उसके चेहरे पर बेहद शातिर मुस्कान खिला हुआ था, खिलेगा भी क्यों नहीं। उसने आखिर अपने प्लान को अंजाम जो दिया था। वह अपने काम में कामयाब होने के साथ साथ ध्रुव की जिंदगी में मीरा को हमेशा हमेशा के लिए दूर फेंकने वाली थी। वैसे डॉक्टर शालिनी को ध्रुव में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वह बस उसे यूज करना चाहती थी और अब मीरा बीच में आ गई थी, जिस वजह से मीरा के साथ उसे ये सब करना पड़ रहा था। एक साथ इतने सारे पेशेंट्स का मौत होने के कारण हॉस्पिटल में ज्यादा ही चहल पहल था। पेशेंट्स की फैमिली जब हॉस्पिटल आने लगे थे, बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए शालिनी बैठे बैठे ही अपने प्लान को अंजाम दे रही थी। मीरा का केबिन। मीरा रोते हुए अभी भी अपने केबिन में बैठी हुई थी, लेकिन वह ये सोचने की कोशिश भी कर रही थी कि कहीं इसमें किसी का हाथ तो नहीं, कहीं उसे कोई फंसाने का कोशिश तो नहीं कर रहा है। अचानक से मीरा को याद आया कि करीब 2 घंटे पहले हॉस्पिटल में कुछ पल के लिए करेंट्स चले गए थे। ऐसा आज तक हॉस्पिटल में हुआ नहीं था, लेकिन आज ही हुआ है तो कहीं इसमें भी। मीरा के दिमाग में बहुत कुछ घूम रहा था, लेकिन वह कुछ भी ठीक से समझ नहीं पा रही थी। मीरा फिर से अपना फोन लिए ध्रुव का नंबर डायल की, लेकिन इस बार भी ध्रुव ने कॉल पिक नहीं किया। मीरा कुछ सोचते हुए फोन लिए ही विंडो के पास जाकर खड़ी हो गई। उसे इन सब में अब कुछ तो झोल लग रहा था, लेकिन क्या। तभी मीरा को सीसीटीवी फुटेज का ख्याल आया। वह जल्दी से उसे चेक करने जाने को मुड़ी तो उसे कुछ अजीब लगा, तो वह रुककर नीचे देखने लगी। वही हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त एक स्कॉर्पियो कार खड़ी थी और उसके आसपास नर्स के भेष में कुछ आदमियां खड़े थे। मीरा को ये बात बिल्कुल अजीब लगा। वह गौर से उन आदमियों को देखने लगी। मीरा को कुछ ही पल में पता चला कि वह लोग उनके स्टाफ के मेंबर्स ही नहीं है, क्योंकि मीरा अपने हॉस्पिटल के स्टाफ को अच्छे से पहचानाती थी और उनके साथ उसका अच्छी बनती भी थी। मीरा ने जल्दी से वही खड़े उन लोगों का तस्वीर लिया। मीरा फिर नीचे जाकर सब कुछ पता करने का सोचा और बाहर जाने को हुई कि तभी उसके केबिन में एक नर्स घुस गई। वह नर्स थोड़ा घबराई हुई लग रही थी। ये देख मीरा उसके करीब जाकर पूछी, अंडस्को क्या हुआ आपको, आप इतना घबराई हुई क्यों लग रही है। उद्धरण चिन्ह। मीरा को डर लग रहा था कि कहीं वह नर्स फिर से ऐसी बुरी खबर ना सुना दे। नर्स बोली, अंडस्को डॉक्टर मीरा, इतने सारे पेशेंट्स का मौत इसीलिए हुआ कि खाने में किसी ने कुछ मिलाया है। अजीब वाली बात यह है कि सिर्फ आपके पेशेंट्स के खाने में ही मिलाया गया है, क्योंकि बाकी सारे पेशेंट्स तो बिल्कुल ठीक है, बस आपके पेशेंट्स के ही मौत हुई है। मीरा हैरानी से नर्स को देखने लगी। उसे अब तक अंदाज हो चुका था कि उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब यकीन हो गया था, लेकिन वह कौन है जो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मीरा सबके बारे में सोचने लगी। हॉस्पिटल में मीरा की सिर्फ 2 लोगों से नहीं बनती थी, एक थी डॉक्टर शालिनी, दूसरी एक नर्स जिसे डॉक्टर शालिनी बहुत पसंद थी। मीरा जल्दी से अपने केबिन से बाहर चली गई। वही उसके जाते ही उस नर्स की चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई। वह अपना फोन लिए किसी को मैसेज कर बोली, अंडस्को काम हो गया। ठाकुर मेंशन।
सर्वाक्ष एकटक रात्रि के मुलायम सी गालों को सहलाते हुए उसे ही देख रहा था। रात्रि कब का उसके बाहों में सो गई थी, लेकिन सर्वाक्ष के आंखों में कतरा कतरा तक का नींद नहीं था। आज जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ सोच रहा था। उसके लिए आज का दिन ज्यादा ही बुरा निकाला था, या यूं कहे कि वह मरते मरते बचा था। जिस तरह उसकी बीवी उस कापियो कार में चिल्ला रही थी, उससे वह हद से ज्यादा डर गया था। उसका दिल जोरों से धड़कते हुए उसे उस वक्त यही कह रहा था कि वह आज अपनी बीवी को खो ही देगा, लेकिन वह एकांश आकर रात्रि को बचा लिया था। थोड़ी देर बाद सर्वाक्ष रात्रि के माथे पर किसकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया, फिर उससे आराम से अलग होकर अपने शर्ट के बटन्स लगाने लगा जो रात्रि ने खोला था। वह फिर अपने फोन लिए रूम से बाहर चला गया। वही हाल में इस वक्त रिजुल ठाकुर ड्रिंक का सिप लेते हुए बैठा था। उसका चेहरा इस वक्त किसी शैतान की तरह भयंकर लग रहा था। उसे फाइनली उसकी बेटी मिल गई थी, लेकिन रात्रि पर हुई आज का हमला उसे झकझोर कर रख दिया था। रिजुल को अचानक से किसी की कदमों की आहट सुनाई दी। वह मुड़ कर देखा तो उसकी नजर सर्वाक्ष की बेजान सी नजरों से जा मिली। सर्वाक्ष सीढ़ियों से उतरकर उसके ओर ही आ रहा था। रिजुल ने कहा, अंडस्को, आज जिसने भी मेरी बेटी पर हमला किया है, उसके बारे में तुम्हें कुछ पता चला? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष अपने जेब में दोनों हाथ रखकर एकटक रिजुल की आंखों में घूरा, जो ड्रिंक करने की वजह से लाल हो गए थे। सर्वाक्ष जाकर उसके सामने रखे हुए सोफे पर बैठा, फिर बेहद सर्द आवाज में कहा, अंडस्को, क्रियांश जादव के वह आदमी इस वक्त कहाँ है, मिस्टर रिजुल ठाकुर? रात का वक्त। रात्रि को सुलाकर रूम से बाहर निकले सर्वाक्ष सीधे हॉल में बैठे रिजुल ठाकुर के सामने जाकर बैठ गया था। रिजुल अपने लाल आंखों से इस वक्त सर्वाक्ष के बेजान सी आंखों में देख रहा था, या यूं कहे कि वो सर्वाक्ष से अपने सवाल का जवाब चाह रहा हो। वैसे रिजुल जानता था कि रात्रि को किडनैप करने के पीछे किसका हाथ है, लेकिन क्या सर्वाक्ष ने भी अब तक कुछ पता किया है? वो जानना चाहता था। वही सर्वाक्ष बेहद सर्द नजरों से रिजुल को घूर रहा था। उसने रिजुल के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि वह उससे अपना ही सवाल पूछते हुए कहा, अंडस्को, क्रियांश जादव के वो दोनों आदमियां इस वक्त कहाँ हैं, मिस्टर रिजुल ठाकुर? रिजुल ड्रिंक का एक घूंट पिया, फिर ग्लास को कॉफी टेबल पर रखते हुए कहा, अंडस्को, तो तुम्हें लगता है कि रात्रि के साथ आज जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे क्रियांश और उसके आदमी का ही हाथ है? सर्वाक्ष की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी, जैसे कि वो रिजुल को बताना चाह रहा हो कि वह एक मिस्टीरियस आदमी है। सर्वाक्ष अपने जेब से एक सिगरेट निकालकर उसे अपने होठों के बीच दबाया, फिर लाइटर से जलाकर उसका कश भरने लगा। रिजुल इस वक्त उसके चेहरे के हाव भाव को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सर्वाक्ष खुराना अपने में ही एक राज जैसा था। उसे समझना इतना आसान नहीं था, या यूं कहे कि यह हर किसी के बस में नहीं था। रिजुल ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अंडस्को, वो दोनों यहाँ से भाग गए। रिजुल की ये बात जैसे ही सर्वाक्ष के कान में गूंजी, उसका चेहरा सर पड़ गया। वो अपने दांत टटोलते हुए कहा, अंडस्को व्हाट? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष की आंखें खतरनाक तरीके से लाल रंगत में बदलने लगी, जैसे कि वो गुस्से से रिजुल को ही नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया को ही जला देना चाहता हो, क्योंकि रात्रि की गाल पर जिसकी हाथ की निशान बने थे, वह हाथ सर्वाक्ष को किसी भी हालत में चाहिए था। रिजुल ने कहा, अंडस्को, एकांश और हमारे आदमियों ने उन्हें पकड़ा तो था, लेकिन। उद्धरण चिन्ह। रिजुल ठाकुर अपनी बात पूरा कर ही रहा था कि उससे पहले ही सर्वाक्ष ने उसकी बात काटते हुए कहा, अंडस्को, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उन्हें खुद जाने दिया और अभी बहाने बना रहे हैं? सर्वाक्ष रिजुल को अब शक भरी नजरों से देख रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और आवाज में एक खतरनाक गहराई आ गई थी। जाहिर सी बात थी, सर्वाक्ष को रिजुल पर रक्ति भर का भरोसा नहीं था। वही रिजुल ठाकुर के बाहें तन गए थे। जब उसने रात्रि को बेहोशी के हालत में एकांश के बाहों में झूलते हुए देखा था, तब उसका दिल कितना तकलीफ से रो उठा था, ये सिर्फ वही जानता था। और रात्रि के गाल पर झाड़े हुए वो हाथों के निशान गुस्से से उसके अंदर खून खोलने पर मजबूर किया था। जो भी उसकी बेटी पर हमला किया था या करवाया था, वह उन्हें आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन सर्वाक्ष को ये बात कहाँ समझ आ रही थी। वो रिजुल को सिर्फ एक निर्दयी माफिया डॉन की तरह देख रहा था। सर्वाक्ष ये समझ ही नहीं रहा था कि रिजुल ठाकुर एक माफिया डॉन होने के साथ साथ एक बाप भी है। उसके अंदर एक बाप का दिल था, और वो दिल अपनी बेटी के लिए सालों से धड़कते आया था। रिजुल ठाकुर ने गुस्से से सर्वाक्ष से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो सर्वाक्ष? और मैं उन्हें जाने क्यों दूंगा? उद्धरण चिन्ह। तभी सर्वाक्ष बेहद तंज भरी हंसी हंसते हुए कहा, अंडस्को, मुझे अच्छे से पता है आपका और क्रियांश जादव के बीच कैसा कनेक्शन है। आप अपने फायदे के लिए मेरी बीवी की जान खतरे में नहीं डाल सकते मिस्टर रिजुल ठाकुर। भूलिए मत, आप माफिया के साथ साथ एक बाप भी है। अगर आपकी वजह से मेरी बीवी पर एक कारोच भी आया,
तो मैं ना आपको छोड़ूंगा और ना ही उस क्रियांश जादव को। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष की धमकी सुन ऋजुल ठाकुर का चेहरा गुस्से से भर गया, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था कि सर्वाक्ष रात्रि के लिए ज्यादा ही सीरियस और पजेसिव है। सर्वाक्ष बेहद खतरनाक वार्न भरा लुक देते हुए ऋजुल को घूरा, फिर उठकर सीधे रूम की तरफ चला गया। वही ऋजुल फिर से ड्रिंक का सिप लेने लगा था। वही उनकी थोड़ी ही दूरी पर एकांश खड़ा था। उसने अब तक ऋजुल और सर्वाक्ष के सारे बात सुन भी लिया था। वह एक नजर जाता हुआ सर्वाक्ष को देखा, फिर जाकर ऋजुल के सामने बैठते हुए कहा, अंडस सर्वाक्ष खुराना को आपने इतना सब कुछ कहने क्यों दिया अंकल? आपने उसे समझाया क्यों नहीं कि आप रात्रि की बाप है और आपको उससे ज्यादा रात्रि का फिक्र है? ऋजुल हल्के से हंसा, फिर उससे जवाब में कहा, अंडस उसे इस वक्त कुछ भी समझाना बेकार है अंश। उसे हम पर भरोसा नहीं है और उसे लगता है कि हम उस क्रियांश जादव से जुड़े हुए हैं। खैर, अपनी गलतफहमी को वह खुद दूर करेगा। तुम उस क्रियांश जादव के साथ मीटिंग अरेंज करो, मुझे उसका खबर लेना है। ऋजुल की बात सुन एकांश थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसे हाँ में जवाब देकर उठकर जाने को हुआ कि तभी ऋजुल भी उठते हुए उससे कहा, अंडस मुझे माफ कर दो अंश। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। एकांश मुड़कर ना समझी ऋजुल की ओर देखने लगा। एकांश जब से पैदा हुआ था तब से वह अपने बाप से ज्यादा ऋजुल के साथ वक्त बिताता था। ऋजुल ने ही तो उसे पाला था, लेकिन ये पहली बार था जो इस तरह ऋजुल उससे माफी मांग रहा था। लेकिन किस चीज के लिए वो उससे माफी मांग रहा था, यह एकांश को समझ नहीं आ रहा था। वह पूछा, अंडस किस लिए अंकल? तभी ऋजुल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बेहद भारी सा आवाज में कहा, अंडस मैंने हमेशा तुम्हें सिर्फ अपना बेटा ही नहीं, अपने दामाद भी माना था। लेकिन रात्रि किसी और को चाहती है, वो अब किसी और की हो चुकी है, तो मैं चाहकर भी तुम्हें दिए हुए अपने वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा अंशल। एकांश ने हल्के से मुस्कुराया, फिर ऋजुल के गले लगते हुए कहा, अंडस क्या हुआ? वो मेरी नहीं हुई, लेकिन आपको तो मिल गई, मेरे लिए यही काफी है। एकांश की इस बात पर ऋजुल को समझ नहीं आया कि वह उसे क्या जवाब दे, लेकिन ऋजुल अच्छे से जानता था कि एकांश के दिल में रात्रि के लिए फीलिंग्स है, या यूं कहे कि उसके दिल में फीलिंग्स उसने ही जगाया था। ऋजुल को अब एकांश के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि एकांश उसके लिए उतना ही मायने रखता था जितना उसके रात्रि मायने रखती थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने अपने रूम की तरफ चले गए। ध्रुव का हॉस्पिटल। नर्स की बात सुन मीरा को यकीन हो गया था कि उसे कोई फंसाना चाह रहा है, और मीरा के दिमाग में इस वक्त दो लोग घूम रहे थे जिन पर उसे शक हो रहा था। मीरा सीधे हॉस्पिटल से बाहर आकर बिना किसी के नजरों में आए ही उस स्कॉर्पियो कार को देखने लगी, जहां नर्स के भेष में कुछ आदमियां खड़े थे। वहां वह आदमियां कुछ चीजों को जल्दी जल्दी में उस स्कॉर्पियो में रखे जा रहे थे, लेकिन उसमें क्या है, यह मीरा को बिल्कुल समझ नहीं आया। लेकिन वह लोग जिस तरह हड़बड़ी में चीजों को रख रहे थे, वह देख मीरा को लगा कि जरूर कोई इलीगल चीज होगी। और वैसे भी वह स्कॉर्पियो कार इस वक्त हॉस्पिटल के मेन गेट की तरफ नहीं था, उसे गार्डन एरिया के थोड़ा साइड में खड़ा किया था। आसानी से किसी की भी नजर इतनी अंधेरे में जा ही नहीं सकता था। मीरा खड़े खड़े ही वह सब कुछ नजर देख रही थी। तभी मीरा की नजर एक आदमी पर गई जो फोन पर किसी से बात करते हुए हॉस्पिटल की ओर देखते हुए कुछ इशारा कर रहा था। मीरा ने जल्दी से उसकी नजरों को फॉलो करते हुए देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहां इस वक्त उसके सीनियर डॉक्टर अविनाश खड़ा था। वही उस आदमी को कुछ इशारा करते हुए फोन पर बात कर रहा था। मीरा को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। कहीं डॉक्टर अविनाश उसे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, लेकिन वह ऐसे उसके साथ क्यों करेगा? मीरा कुछ सोचते हुए अंदर चली गई। सुबह का वक्त। रात भर सर्वाक्ष के बाहों में सुकून भरा नींद लिए रात्रि कसमसाते हुए अपने आंखें मल रही थी। उसकी आंखों में अभी भी नींद की झपकी थी, लेकिन खिड़की से आ रही सूरज की वह किरणें रात्रि की नींद में कलर डाल रही थी। रात्रि ने धीरे से अपने आंखें खोला तो उसकी नजर सर्वाक्ष के बेहद गहरी और बेजान नजरों से जा मिली। सर्वाक्ष इस वक्त उसके बेहद करीब बैठा हुआ था। वो कॉफी सिप लेते हुए उसे ना जाने कब से निहारे जा रहा था। रात्रि उसे बेहद मासूमियत से देख रही थी, लेकिन उसका वह मासूम नजर अपने सामने बैठे अपने हैंडसम पति को देख मदहोशी में बदलते जा रहे थे। क्योंकि सर्वाक्ष इस वक्त सिर्फ एक लोअर पहना हुआ था और उसका चेहरा और शरीर दोनों गिला ही था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी नहाकर वहां आकर बैठा हो। उसके बाल गीले थे और बिखर कर उसके माथे पर गिरे हुए थे। रात्रि अपने नजरें कभी उसके गीले बदन पर टिकाती तो कभी उसकी सर्वाक्ष के होंठों पर जाती जो कॉफी का सिप ले रहा था, लेकिन रात्रि को ऐसा लग रहा था कि वह किसी रस को पी रहा है। सर्वाक्ष को देखते देखते रात्रि अपना थूक निगल रही थी। उसे अजीब सा प्यास महसूस हो रहा था।
वही सर्वाक्ष की नजरों में एक अजीब सी गहराई थी जो रात्रि को अपने ओर खींच रही थी। वह बिना कुछ हरकत किए ही रात्रि को पूरी तरह बहका रहा था। रात्रि उठकर उसके बेहद करीब झुकी, फिर उसके गीले गाल को अपने गाल से सहलाते हुए उसके होंठों के किनारे चूमी की। तभी सर्वाक्ष के गाल पर ठहरी कुछ बूंद रात्रि के होंठों से होकर बह गई। सर्वाक्ष की आंखें कसके बंद हो गए। यह एहसास बेहद मदहोश भरा था। वही रात्रि बेचैनी से सर्वाक्ष के चेहरे को देखते हुए उसके गीले बालों को और बिगड़ने लगी, जिससे उसके बालों में से बूंद बूंद पानी उसके चेहरे पर ही गिरने लगे। सर्वाक्ष अपने आंखें खोलकर एक तक रात्रि का खिलखिलाता चेहरा देखने लगा था, लेकिन तभी उसकी नजर रात्रि की होंठों पर टिक गई, जहां पानी की कुछ कुछ छींटे किसी चमकती मोती की तरह ठहरे हुए थे। अचानक से सर्वाक्ष को ऐसा लगने लगा कि उसे अजीब सा प्यास लग रही है। वह रात्रि की होंठों के करीब झुकने लगा। रात्रि का पूरा ध्यान सर्वाक्ष पर ही था। सर्वाक्ष को इस तरह अपने होंठों को बेहद इंटेंशनली देखते हुए झुकता देख रात्रि ने अपने होंठों पर जीभ फेरते हुए जल्दी से उन पानी की छींटे को खुद ही पी गई। सर्वाक्ष रात्रि की होंठों के करीब जैसे जैसे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके होंठ हल्के से खुल रहे थे। वह अभी मुंह खोलकर रात्रि की होंठों को अपने गिरफ्त में लेकर उन्हें चूसने ही वाला था कि तभी रात्रि ने उन बूंदों को पी गई। सर्वाक्ष का मुंह खुला का खुला रह गया। वह फिर बेहद नाराजगी से रात्रि को देखने लगा। वही रात्रि की चेहरे पर बेहद शरारती मुस्कान खिल उठी थी। वह जानबूझकर ही ऐसा की थी। वह फिर सर्वाक्ष के गीले सीने पर अपने हाथ रखते हुए उसके होंठों पर चूमने को हुई कि तभी सर्वाक्ष ने नाराजगी से पहले उसके चेहरे को दूसरी तरफ फेरा, फिर उठकर कॉफी के कप को टेबल पर फटक के क्लोजेट रूम के ओर चला गया। वही रात्रि का मुंह बन गया था। वह सर्वाक्ष को जानबूझकर सता तो रही थी, लेकिन उसका इस तरह नाराज होकर जाना उसे अच्छा भी नहीं लगा था। वह उठकर क्लोजेट रूम की ओर चली गई। सर्वाक्ष इस वक्त अपने शर्ट के बटन्स लगा रहा था। वह फिर ब्लाउजर उठाकर रात्रि को बिना देखे ही वहां से बाहर जाने को हुआ कि तभी रात्रि ने उसके हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। सर्वाक्ष रुक तो गया था, लेकिन वह उसके ओर मुड़ा नहीं। वही रात्रि उसके बेहद करीब जाकर अपने मुंह फुलाए देखने लगी। सर्वाक्ष उसे ही घूर रहा था। वह बोला, अंडस को कुछ कहना है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने अपना सरना में हिलाया, फिर सर्वाक्ष के पैरों पर खड़ी होते हुए बोली, अंडस को मुझे कुछ करना है। बीवी। अचानक से सर्वाक्ष का रहा उठा, क्योंकि उसकी बीवी ने उसके गर्दन में बेहद प्यार से चूमकर जोर से दांत गड़ा दिया था। सर्वाक्ष रात्रि को घूरते हुए कहा, अंडस को तुम आजकल ज्यादा ही जंगली बिल्ली बनती फिर रही हो। उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने सर्वाक्ष के बात को पूरी तरह इग्नोर किया, फिर सर्वाक्ष के होंठों को टैप करते हुए बोली, अंडस को मम आई लव इट। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए रात्रि ने उसके होंठों को हल्के से अपने दांतों के बीच दबा लिया। सर्वाक्ष की आंखें कसके बंद हो गए। क्या होगा आगे इस कहानी में? सर्वाक्ष उन दोनों दरिंदों के साथ क्या करेगा? मीरा शालिनी के जाल में से कैसे बचेगी? क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए रिबॉर्न टू लव माई बीस्ट हस्बैंड। प्रीकैप। एकांश के साथ किसी ग्रैंड पार्टी वेन्यू में खड़ी रात्रि की खूबसूरत आंखें गुस्से से लाल रंगत में बदल रहे थे। वही बगल में ही खड़े एकांश ड्रिंक का सिप लेते हुए कभी रात्रि को देख रहा था तो कभी उनके थोड़ी दूरी पर खड़े सर्वाक्ष को, जो इस वक्त किसी लड़की से बात कर रहा था और अब तक उस लड़की ने सर्वाक्ष से 2 बार गले भी लगी हुई थी। एकांश ने धीरे से रात्रि की कान में कहा, अंडस को तुमने कहा था कि तुम्हारा अक्ष किसी इम्पोर्टेंट काम पर बाहर गया है। क्या वह काम? उद्धरण चिन्ह। एकांश बोलते बोलते रुक गया, क्योंकि रात्रि गुस्से से दांत टटोर रही थी। रात्रि का रूम। रात्रि की गुलाबी होंठ इस वक्त सर्वाक्ष के होंठों को चूम रहे थे। तो वही सर्वाक्ष की आंखें नाराजगी से रात्रि को घूर रही थीं, लेकिन उसके मजबूत हाथ रात्रि की कमर को कसके पकड़ रखा था। कुछ पल बाद रात्रि ने सर्वाक्ष के होंठों को रिहा करा, क्योंकि सर्वाक्ष उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। रात्रि उसके आंखों में देख हल्के गुस्से में बोली, अंडस को आपको नहीं लगता आप आजकल मुझसे ज्यादा ही रूठने लगे हैं? बल्कि इस तरह रूठने का हक सिर्फ मेरा है। सर्वाक्ष का एक आईब्रो रेंज हुआ। वह बोला, अंडस को अच्छा। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज में एक अजीब सी खटास थी। रात्रि उससे अलग होते हुए बोली, अंडस को हाँ। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने इतना ही कहा, लेकिन उसका चेहरा अब चीर गया था। वही सर्वाक्ष ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन वह बस रात्रि के गुलाबी होंठों को घूरता रहा, क्योंकि थोड़ी देर पहले जिस तरह उसके गुलाबी होंठों पर वह पानी का बूंद तैरा था, वह उसे अजीब सा प्यास लगा दिया था। रात्रि ने इतनी देर तक उसे चूमा भी था, लेकिन उसे अभी भी तलब सा लगा ही था। सर्वाक्ष और रात्रि एक दूसरे को घूर ही रहे थे कि तभी रूम का डोर नॉक होने लगा। रात्रि बच्चा। रात्रि बच्चा। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह।
रात्रि को रूम के बाहर खड़े रिजुल आवाज लगा रहा था। रात्रि ने एक नजर सर्वाक्ष को देखा, फिर बाहर चली गई। वही सर्वाक्ष पहले नीचे गिरी, अपने ब्लाउज को उठाया, फिर रात्रि के पीछे ही बाहर आ गया। रात्रि जाकर रूम का डोर ओपन की। सामने रिजुल एक ट्रे में रात्रि के लिए नाश्ता ले आया था। रात्रि उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को गुड मॉर्निंग डैड। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रिजुल अंदर आकर उसके माथे पर किस करा, फिर उसके हाथ में नाश्ते के ट्रे को पकड़ाते हुए कहा, अंडरस्को मुझे अभी काम से बाहर जाना है बच्चा, मैं शाम तक आ जाऊंगा। रात्रि उसे जवाब में कुछ कहती तभी पीछे से आते सर्वाक्ष ने कहा, अंडरस्को हम लोग थोड़ी देर में निकल रहे हैं। रात्रि और रिजुल मुड़कर सर्वाक्ष के ओर देखने लगे। सर्वाक्ष ब्लाउजर पहनते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास जा रहा था। रिजुल फिर रात्रि को देखने लगा। उसे रात्रि को भेजने का बिल्कुल मन नहीं था। रात्रि ने उसके चेहरे पर बिखरी हुई उदासियत को देख बोली, अंडरस्को डैड, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी और आप भी आइएगा। रिजुल ने अपना सर हिलाया, फिर उसका गाल टैप कर एक नजर सर्वाक्ष को देखा, फिर वहां से चला गया। रात्रि ने एक नजर नाश्ते का ट्रे देखा। रिजुल ने उसके लिए ब्रेड और बटर ले आया था। रात्रि फिर सर्वाक्ष के पास जाने को हुई कि तभी सर्वाक्ष उसे इग्नोर कर जाके सोफे पर बैठते हुए कहा, अंडरस्को फ्रेश होकर नाश्ता कर लो, हमें देर हो रहा है। रात्रि का मुंह बन गया था। उसने ट्रे को कॉफी टेबल पर रखा, फिर वॉशरूम चली गई। ध्रुव का हॉस्पिटल। मीरा इस वक्त चुपचाप सभी लाशों को देखते खड़ी थी। उसके बगल में ही डॉक्टर शालिनी और डॉक्टर अविनाश भी खड़े थे, जो इस वक्त सामने खड़े दो पुलिस ऑफिसर्स को उन लाशों के रिपोर्ट्स के बारे में बता रहे थे। वह ऐसे बता रहे थे जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि वह जानबूझकर मीरा को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हो। मीरा सुनने के अलावा कुछ कह नहीं रही थी, क्योंकि उसे अपने आप को सही साबित करने का कोई सबूत मिला ही नहीं था, और अब तक उसे ध्रुव से कोई बातचीत भी नहीं हुई थी। एक पुलिस ऑफिसर ने सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मीरा के पास आकर कहा, अंडरस्को आपकी लापरवाही यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर मीरा, आपकी वजह से इतने मासूमों की जान चली गई, सो यू आर अंडर अरेस्ट। मीरा का दिल अंदर ही अंदर कितना शोर करते हुए रो रहा था, ये सिर्फ वही जानती थी। वह बिना कुछ कहे अपने दोनों हाथ को आगे बढ़ाए। तभी एक ऑफिसर उसके हाथों में हथकड़ी पहनाने लगे। वही खड़े डॉक्टर शालिनी और सीनियर डॉक्टर अविनाश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई थी। जाहिर सी बात थी, वह दोनों अपने काम में कामयाब हो गए थे। वह ऑफिसर्स मीरा को वहां से ले जाने को हुए कि तभी वहां एक धमाकेदार आवाज उन सबके कान में गूंज उठी। क्या हो रहा है यहाँ? उद्धरण चिन्ह। मीरा के साथ साथ वह पुलिस ऑफिसर्स और सारे डॉक्टर्स का स्टाफ सामने की ओर देखने लगे। सामने इस वक्त ध्रुव खड़ा था, जिसका औराहत से गुस्से से भरा था। वही ध्रुव की गुस्सैल नजर इस वक्त सिर्फ मीरा पर टिकी थी। मीरा ध्रुव को ही देख रही थी, लेकिन ध्रुव का नजरिया देख उसका दिल घबरा जा रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि ध्रुव उसे मुजरिम की नजरिया से देख रहा है। मीरा की आंखों से आंसू छलके और उसने तुरंत अपने सर को नीचे झुका लिए। वही ध्रुव रौबदार अंदाज में चलते हुए अंदर आया। तभी डॉक्टर अविनाश ने कहा, अंडरस्को डॉक्टर ध्रुव, अच्छा हुआ आप वक्त पर आ गए। ध्रुव की नजर अभी भी मीरा पर ही टिकी थी। वह फिर डॉक्टर अविनाश से कहा, अंडरस्को मेरे गैर मौजूदगी में मेरे हॉस्पिटल में इतना हंगाम कैसा हुआ? डॉक्टर अविनाश, आप कुछ बताएंगे? उद्धरण चिन्ह। शो डॉक्टर। बोलते हुए डॉक्टर अविनाश ने एक नजर सारे लाशों को देखा जिन्हें वहां से इस वक्त ले जा रहे थे। वह फिर ध्रुव से बोला, अंडरस्को ये सारे पेशेंट्स डॉक्टर मीरा के हैं। इन्होंने सबको एक ही तरह का इंजेक्शन इंजेक्ट किया है, जिस वजह से इनकी कंडीशन बिगड़ गई और यह सब मर गए। इंजेक्शन? मीरा ना समझी में डॉक्टर अविनाश के और देखते हुए बोली, उसने सिर्फ एक को ही इंजेक्शन लगाया था, बाकी पेशेंट्स को उसने सिर्फ दवाई दिया था। फिर डॉक्टर अविनाश ऐसा क्यों कह रहा है? उसके साथ आखिर हो क्या रहा था? मीरा को समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि कल रात उस नर्स ने उसे बताया कि सिर्फ उसके पेशेंट्स के खाने में जहर मिलाया है। मीरा ध्रुव से बोली, अंडरस्को मैंने सिर्फ एक पेशेंट को ही ग्लूकोज इंजेक्शन लगाया था डॉक्टर ध्रुव, बाकी। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर आप चुप रह सकती है डॉक्टर मीरा? डॉक्टर ध्रुव ने गुस्से से मीरा से कहा। मीरा को नहीं लगा था कि ध्रुव उसे इस तरह टोकेगा। उसे बहुत रोना आ रहा था। वही ध्रुव का मीरा की प्रति रुखापन देख डॉक्टर शालिनी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। ध्रुव डॉक्टर अविनाश के सामने जाकर कहा, अंडरस्को तो आप कह रहे हैं कि सारे पेशेंट्स की डेथ एक इंजेक्शन की वजह से हुई है, राइट? वैसे कहा है वह इंजेक्शन? उद्धरण चिन्ह। अविनाश ने अपना सर हिलाया, फिर मुड़कर पुलिस ऑफिसर के ओर देख कहा, अंडरस्को हमने उस इंजेक्शन को पुलिस ऑफिसर्स को दे दिया है डॉक्टर ध्रुव, आप इनसे लेकर चेक कर सकते हैं। ध्रुव उन दोनों ऑफिसर्स के पास जाकर कहा, अंडरस्को ये हॉस्पिटल मेरा है,
यहाँ जो भी मेडिसिन सप्लाई होता है वह सब कुछ मेरे लेबोरेटरी में रेडी होते हैं, सो प्लीज मैं उस इंजेक्शन को देखना चाहता हूँ। वह ऑफिसर अपना सर हिलाकर उस इंजेक्शन को ध्रुव की तरफ बढ़ाया। ध्रुव ने अपने नैपकिन से उस सीरिंज को उठाया, फिर गौर से देखने लगा। फिर उसने अपना सर हिलाकर उस पुलिस ऑफिसर को उस सीरिंज को लौटाया। फिर बिना कुछ कहे एक टक मीरा को देखने लगा। मीरा उसे ही देख रही थी। ध्रुव उसे कुछ कहने का या फिर उसे बचाने का कोशिश ही नहीं कर रहा था। तभी वह दोनों ऑफिसर्स बोले, अंडस्को हमें देर हो रही है डॉक्टर ध्रुव, हम चलते हैं। वह लोग मीरा को ले जाने लगे। तभी ध्रुव ने उन्हें रोकते हुए कहा, अंडस्को रुकिए मिस्टर ऑफिसर। वह रुककर ध्रुव के ओर देखने लगे। ध्रुव बेहद काम नजर आ रहा था। वह मुड़कर उन दोनों ऑफिसर से कहा, अंडस्को मेरे गैर मौजूदगी में कल बहुत कुछ हुआ है जिसका इन्वेस्टिगेशन आज सुबह ही किया था, सो मैं किसी का खिलाफ केस दर्ज करना चाहता हूँ। इतना ही नहीं कि मैं उन्हें खड़ी सी खड़ी सजा दिलाना चाहता हूँ। ध्रुव की नजर मीरा पर ही टिकी थी। और मीरा को लग रहा था कि वह मीरा के लिए ही ऐसा कह रहा है। वही डॉक्टर शालिनी और अविनाश कंफ्यूजन में आ गए थे। वह एक नजर एक दूसरे को देखे फिर ध्रुव को देखने लगे। तभी एक ऑफिसर ने पूछा, अंडस्को आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर ध्रुव, आप किस पर केस दर्ज करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। ध्रुव ने मीरा से नजरें हटाया, फिर सीधे जाकर डॉक्टर अविनाश के सामने जा खड़ा हुआ। अविनाश की सांसें अटक गई। ध्रुव उसके सामने आकर क्यों खड़ा हुआ? ध्रुव ने कहा, अंडस्को सीनियर डॉक्टर अविनाश के खिलाफ मैं केस दर्ज करना चाहता हूँ ऑफिसर। व्हाट? अविनाश ने चिल्लाया। तभी वह ऑफिसर आकर ध्रुव से कहा, अंडस्को डॉक्टर ध्रुव आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ कहिए, और हाँ हमें सबूत के साथ कहिए। ध्रुव के होंठों पर टेढ़ी स्माइल आया। वह किसी को आवाज लगाकर बुलाया तो उसका एक गार्ड अंदर आया जिसके हाथ में लैपटॉप था। उसने कुछ ऑन कर उन ऑफिसर को दिखाते हुए कहा, अंडस्को जितने पेशेंट्स के यहाँ लाश गिरी है, ये लोग बेशक उस सीरिंज के इंजेक्ट करने की वजह से मारे गए होंगे, लेकिन उन्हें वह इंजेक्ट इसलिए किया था ताकि उनके बॉडीज में ऑर्गन निकाला सके। ध्रुव की बात सुन सारे शॉक होकर ध्रुव को देखने लगे। ध्रुव काम होकर खड़ा था। अविनाश के साथ साथ शालिनी की माथे पर अब पसीना छूटने लगा था। वह पुलिस ऑफिसर उस सीसीटीवी फुटेज को देख रहा था। मीरा ने जिस स्कॉर्पियो कार को देखा था उसमें कल जो बॉक्सेस रखा जा रहा था उसमें ऑर्गन्स ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। वहां खड़े सीनियर डॉक्टर अविनाश भी साफ साफ उस वीडियो में नजर आ रहा था। ध्रुव मुड़कर अपने आदमी को कुछ इशारा किया तो वह आदमी बाहर जाकर उन सारे नर्सेस को अंदर ले आया जो असल में नर्सेस नहीं सिर्फ नर्स के भेष में खड़े थे। उनके हालत इस वक्त बहुत ही खराब था क्योंकि ध्रुव ने उनका हालत खराब किया था। और उनके साथ साथ वह सारे बॉक्सेस भी वहां ले आकर रखा गया था जिसमें उन पेशेंट्स के ऑर्गन्स थे। अविनाश पसीना पसीना हो गया था। वह बोला, अंडस्को डॉक्टर ध्रुव ये सब झूठ है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। अविनाश आगे कुछ कहता उससे पहले ही ध्रुव ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारा, फिर मुड़कर अविनाश के आदमियों को घूरा। वह लोग एक साथ कराहते हुए बोले, अंडस्को ये सब करने हमें डॉक्टर अविनाश ने ही कहा था, ये हमें करोड़ों में सेटल भी किया था, तो हम लोग पैसे के लालच में आकर यह सब कर गए। ध्रुव जाकर ऑफिसर से कहा, अंडस्को इन सब की मौत की जिम्मेदार डॉक्टर मीरा नहीं डॉक्टर अविनाश है। इसने अभी अभी कहा कि मीरा ने जो पेशेंट्स को इंजेक्शन दिया है उससे सारे पेशेंट्स मर गए हैं, लेकिन मीरा ने कल सिर्फ एक पेशेंट को इंजेक्शन दिया था जो ग्लूकोज का था। तभी ऑफिसर ने कहा, अंडस्को डॉक्टर अविनाश ने हमें सीसीटीवी फुटेज दिया है डॉक्टर ध्रुव, उसमें साफ साफ दिखा रहा है कि मीरा खुद इस इंजेक्शन लगाया है। ध्रुव ने हल्के से स्माइल करते हुए कहा, अंडस्को वह फुटेज एडिटेड है, असली फुटेज मैं आपको दिखाता हूँ। बोलते हुए ध्रुव ने अपने गॉड से लैपटॉप लिया, फिर असली सीसीटीवी फुटेज ऑन किया। फिर ऑफिसर को समझाते हुए कहा, अंडस्को अविनाश ने जो सीसीटीवी फुटेज दिखाया है उसके फुटेज के अनुसार ठीक 8:15 पर मीरा ने सारे पेशेंट्स को इंजेक्शन लगाया है, लेकिन असली फुटेज में उस वक्त हॉस्पिटल में लाइट्स के साथ छेड़खानी किया गया था और उस वक्त मीरा जनरल वार्ड में अपने पेशेंट्स के साथ नहीं बल्कि अपने केबिन में थी। ध्रुव बोलते हुए ऑफिसर्स को सबूत दिखाने लगा। तभी एक और सीसीटीवी फुटेज ऑन हुआ जिसमें अंधेरे में अविनाश के कुछ असमिया जो नर्स के भेष में थे वह सारे एक साथ मीरा के पेशेंट्स को वह इंजेक्शन लगा दिया था। और जैसे ही लाइट्स ऑन हुआ वह सारे एक साथ हॉस्पिटल से बाहर भी निकल गए थे। मीरा हैरानी से ध्रुव को देख रही थी। उसे बिल्कुल पता नहीं चला था कि उसके आसपास इतना सब हुआ है। कुछ ही मिनटों में ध्रुव ने उसे सही साबित कर दिया था, लेकिन वह उसे रुकापन से क्यों देख रहा है। अब जाकर मीरा के जान में जान आ गई थी, लेकिन ध्रुव उसके ओर देख ही नहीं रहा था। वह ऑफिसर मीरा के हाथ में बांधे हथकड़ी निकाले, फिर जाकर अविनाश का काला कसके पकड़कर वहां से ले चले गए। शालिनी का चेहरा गुस्से से भर गया था और वह नफरत से मीरा को देखने लगी। अब उसका बनी बनाए प्लान पल भर में फ्लॉप हो गया था।
वही ध्रुव की तीखी नजर शालीन पर आ टिकी थी। आज जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे जितना अविनाश का हाथ था उससे कहीं ज्यादा शालिनी शामिल थी। लेकिन ध्रुव ने एक बार भी उसका नाम नहीं लिया, बल्कि इसका मास्टरमाइंड डॉक्टर शालिनी थी। और यह बात ध्रुव अच्छे से जानता था। शालिनी सीधे वहां से बाहर चली गई। वही मीरा एकटक ध्रुव को देख रही थी कि तभी उसकी नजर उस नर्स पर गई जिसने उसे रात में कहा था कि सिर्फ उसके पेशेंट्स के खाने में जहर मिलाया है। क्या इस काम को भी अविनाश ने अंजाम दिया था? खैर अब उसे उसका सजा मिल गया था। ध्रुव सीधे अपने केबिन में चला गया। वही मीरा ने उसे एक नजर देखा, फिर अपने मन में बोली, अंडस्को ध्रुव मुझसे नाराज क्यों है? मैं उनसे ही पूछ लेती हूँ। मीरा सीधे ध्रुव के पीछे ही चली गई। ध्रुव केबिन में जाकर अपने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ और अपने लैपटॉप को ओपन करने लगा। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। ध्रुव ने एक नजर सामने देखा। सामने मीरा खड़ी थी, लेकिन ध्रुव ने उसे इग्नोर कर अपने काम में लग गया। मीरा का दिल भारी होते जा रहा था। वह उसके बाहों में सिमटना चाहती थी। रोते हुए बहुत कुछ बताना चाहती थी, लेकिन ध्रुव का ये रूठापन। वह खुद ही अंदर जाते हुए ध्रुव बोली, अंडस्को आप मुझसे नाराज है ध्रुव? मीरा का आवाज लड़खड़ा रहा था, क्योंकि उसे इस वक्त रोना आ रहा था। ध्रुव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हाँ, मीरा का रोना उसे तकलीफ जरूर दे रहा था। ध्रुव को कुछ न कहता देख मीरा के आंखों से आंसू बह गए। उसे अजीब सी घुटना सा हो रहा था। वह ध्रुव के करीब जाकर उसके चेहरे के पीछे गई, फिर अपने कांपते हाथ को पीछे से ही उसके सीने तक ले आकर उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाकर बोली, अंडस्को आप प्लीज मुझसे बात करिए ना ध्रुव, मुझे इस वक्त बहुत तकलीफ महसूस हो रही है। मीरा की आंखों से बह रही आंसू ध्रुव के कंधे पर गिर रहे थे। ध्रुव ने मीरा के हाथों को झटकाया, फिर अपने चेहरे को उसके ओर घुमाया। मीरा अब रो रही थी। उसे इस हालत में ध्रुव का रूखापन बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। टू बी कंटिन्यूड।